So, today we are going to discuss decoding NCERT and the common mistakes and the crack codes. देखिए NCERT तो सभी पढ़ते हैं बट उसे डिकोड कैसे करना है दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स इन विच मैनी एस्पिरेंट्स स्ट्रगल. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे NCERT को डिकोड करें और कैसे कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें सो वी कुड इंक्रीज द मार्क्स इन बायो. तो in decoding NCERT, the first thing that you have to remember is that you don't just read, you have to decode and crack. Okay? So, बस रोट लर्निंग या बस ऐसे पढ़ना नहीं है, उसे समझना है, उसका कोड क्रैक करना है और फिर उसे पढ़ना है. तो इसके लिए आपका मार्क्स भी इंक्रीज़ होगा और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा. नाउ यू हैव टू कंसिडर 3 prime points while you go up to this decoding NCERT. एक है conceptual understanding, फिर है reading in between the lines and question practice. हम एक एक करके सारे पॉइंट्स देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे क्या करना है. तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज़ conceptual understanding. देखिए NCERT में हमें डिवाइड करना है कि कौन सा बस लर्न करना है और कौन सा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है. NCERT में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं और कुछ जो सिर्फ लर्न करने में है जैसे एग्जाम्पल्स एंड ऑल. तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हमारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं. फॉर एग्जांपल 11th में हमने यहाँ उठाए ग्लाइकोलाइसिस. फिर रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट फुल्ली कॉन्सेप्चुअल है फ्रॉम 11th. फिर अगर हम 12th के कुछ टॉपिक्स की बात करें तो यू हैव गैमेटोजेनेसिस, you have menstrual cycle, or you have biotech, the principles, you have genetics, you have molecular basis of inheritance. और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल है. आप रोट लर्निंग करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है. तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स देन आइसोलेटिंग देम एंड फिर उसको कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ना, दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू व्हाइल यू डिकोड NCERT. उसके बाद वी आर कमिंग टू रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स. आई वुड टेक अप एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि द स्क्रोटम, ऑप्शन ए था, लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर बाय 4 to 5 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर बाय 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, एंड सी मेक्स द बॉडी टेम्परेचर लो टू 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. और ऑप्शन डी था नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा? नन ऑफ द अबव. क्यों? क्योंकि यू हैव टू फोकस ऑन द लाइन्स और द ऑप्शंस विच आर गिवन इन दिस क्वेश्चन. देखिए 4 to 4.5 तो किसी डेटा वैल्यू में ही नहीं आता. बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज भी नहीं होता. ऑप्शन सी बहुत लोगों ने गलती की है कि इट मेक्स द बॉडी टेम्परेचर लो टू 2.5 डिग्री सेल्सियस. ये गलत है. ये स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से बाई मतलब उससे 2 to 2.5. ऐसा नहीं कि स्क्रोटम का टेम्परेचर ही 2 to 2.5 हो जाता है. वो बॉडी टेम्परेचर सपोज x है तो x से -2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. मतलब मान लीजिए कि अगर 37 है तो ये 35 या 34.5 हो जाएगा. तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा. तो आपको NCERT की लाइन ये एग्जैक्ट लाइन है जिसे आपको बहुत गौर से देखना है और समझना भी है कि क्या बोलना चाह रहा है. ऐसे बहुत सारे लाइन्स हैं जिसमें हम लोग इन बिटवीन द लाइन्स समझ नहीं पाते. यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट जानते हुए भी हम लोग इन बिटवीन द लाइन्स नहीं पढ़ते, NCERT के ग्रामर को हम समझ नहीं पाते, एंड देन वी एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स इन सच क्वेश्चंस और फिर you repent on such things. So you have to make the habit of reading in between the lines. फिर और एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं. देखिए हम रोट लर्निंग इतना कर लेते हैं कि हम सोच लेते हैं कि NCERT में जो भी डेटा दिया हुआ है हमें पढ़ना है, हमें सब लर्न करना है. जैसे फॉर एग्जांपल ये बायोमोलिक्यूल्स का है, ये एलिमेंट वर्सेस परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट वर्सेस ह्यूमन बॉडी है. इसमें हमें पूरा ये नहीं करना है कि फुल्ली हमें सारे डेटा चाहिए. नहीं, फुल्ली करने जाएंगे तो ऑफकोर्स याद नहीं रहेगा. हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं. अगर आप PYQs उठाएंगे या आप ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे तो इट्स ऑफकोर्स नॉट पॉसिबल कि आप इसे पूरा लर्न कर सके. क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ईदर इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ या कंपेयर करो या
you know you have to know the elemental ratio or the elemental अंडरस्टैंडिंग कि कौन कितने से ज़्यादा है. आप यू डोंट नीड द एग्जैक्ट वैल्यू और द एग्जैक्ट डेटा. सो ऐसे बहुत सारे हैं. आई टुक अप एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है. इनिशियली मुझे भी लगता था, बट देन व्हेन यू सी द क्वेश्चंस यू वुड गेट टू अंडरस्टैंड. Then third point, which is the most important point, it is question practice, and question practice. Unless and until you solve, like I can say I solved thousands of questions of bio and I'm not joking about that. आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आता है कि एनसीईआरटी के कौन से लाइन से किस पैटर्न में क्वेश्चन देगा, एंड you would be able to understand कि अच्छा which is important and which is not so important. You would understand the high weightage topics and the low weightage topics और किस पे ज़्यादा फोकस करना है. So question practice is the key for improving your marks. Now क्वेश्चन प्रैक्टिस कैन बी सब डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स. PYQs ऑफकोर्स करने हैं, बट ऐसा नहीं कि आप 15, 20, 25 ईयर्स से पहले के PYQs कर रहे हैं, बिकॉज NCERT में चेंजेस आए हैं, सो एवरीथिंग वुड नॉट बी नेसेसरी. सो PYQs करने हैं, बट एटलीस्ट आप 10 to 15 ईयर्स करेंगे तो भी चलेगा. फिर आप अगर कोई कोचिंग में है तो कोचिंग मॉड्यूल्स करने हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी रहते हैं, नो डाउट. देखिए एक और इम्पॉर्टेंट हम यूजुअली स्टूडेंट्स में देखते हैं वो ये है कि कोचिंग मॉड्यूल्स के ऊपर ऑफकोर्स क्वेश्चंस करने हैं, बट कोचिंग मॉड्यूल्स को ब्लाइंडली पढ़ना नहीं है. पढ़ने वाला बेसिस आपका मेन टेक्स्ट बुक NCERT होना चाहिए. हम सब बोलते हैं NCERT करो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एंड अप डूइंग ओनली कोचिंग मॉड्यूल्स, रीडिंग ओनली कोचिंग मॉड्यूल्स एंड सॉल्विंग ओनली कोचिंग मॉड्यूल्स. देखिए कोचिंग मॉड्यूल्स से क्वेश्चन ज़रूर करिए, बट कोचिंग मॉड्यूल्स को पढ़ने मत बैठ जाइए. आपको पढ़ना है तो बस NCERT पढ़िए. और माई सजेशन वुड बी एनी अदर गुड सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस. इवन वी आर प्रोड्यूसिंग free and flexible question practice resources, so you would get the description in the link below. And my suggestion would be you should practice at least 150 to 200 MCQs per chapter. इससे आपका ग्रिप चैप्टर के ऊपर बढ़ेगा, एंड देन इफ यू आर गेटिंग एटलीस्ट 75% to 80% करेक्ट, यू कैन ऑफकोर्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के 3 सोर्सेस, PYQs ऑफकोर्स, कोचिंग मॉड्यूल्स ऑफकोर्स, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. और अगर एनी अदर सोर्स जिससे आपको ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं, गुड स्टैंडर्ड और थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस मिले, तो ऑफकोर्स यू शुड डू दैट. So at least, again summarizing, at least 150 to 200 MCQs per chapter. Now coming to the common mistakes which most aspirants make, even I made them, and how correcting them can help you. So common mistakes में first mistake जो हम लोग कर बैठते हैं इनिशियली, स्पेशली 11th graders या जिनकी 11th वेस्ट हो चुकी है, 12th में आ गए हैं, या कभी कभी ड्रॉपर्स भी, हम NCERT को नेगलेक्ट कर देते. कहते तो हैं कि सारा NCERT बेस्ड है, बट NCERT को फॉलो नहीं करते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि NCERT को नेगलेक्ट नहीं करना. अगर समझ में नहीं आ रही है तो बार बार पढ़ो, समझ में आ जाएगी. अगर नहीं समझ आ रही फिर भी, सो अंडरस्टैंड इट फ्रॉम योर टीचर और फ्रॉम अ वीडियो और फ्रॉम दीज वीडियोज़ विच आर बीइंग पोस्टेड, बट डू नॉट नेगलेक्ट NCERT. आप किसी और सोर्स से मत पढ़िए. क्वेश्चंस डायरेक्टली NCERT से आते हैं, NCERT के बाहर कुछ नहीं आता है, टेक इट फ्रॉम मी. उसके बाद एक और मिथ है कि वन रीडिंग इज सफिशेंट. प्लीज़ टेक इट, वन रीडिंग ऑफ NCERT इज़ नॉट सफिशेंट. आपको एटलीस्ट 3 से 4 टाइम्स NCERT पढ़नी है, और एग्ज़ाम से पहले मिनिमम 8 to 10 टाइम्स NCERT की रिविजन करनी है. इफ़ यू नीड अ वेरी गुड मार्क्स, एटलीस्ट 330, 340 प्लस मार्क्स इन NCERT. आपको बहुत बार NCERT की रीडिंग करनी पड़ेगी. उसके बाद रोट लर्निंग नहीं करनी है. मैंने ये पॉइंट बोला है, फिर से बोल रही हूँ. रोट लर्निंग से आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, ऐसे नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गैमेटोजेनेसिस की बात करें, या आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, बायोटेक की बात करें या रेस्पिरेशन की बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें, बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, कुछ भी हो, आपको रोट लर्निंग नहीं करनी कि बस पढ़े जा रहे उसको लर्न करना है, बस ऐसा नहीं करना है. आपको उसकी कॉन्सेप्ट समझनी है, फिर उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, और क्या कहा गया है उसे समझना है. अच्छा,
और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि सॉल्विंग जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस और इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ये भी नहीं चलेगा, आपको ट्विस्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं नीट में, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस करने से नहीं होगा। और फ्यू क्वेश्चंस नहीं, जैसे मैंने ऑलरेडी डेटा दिया है 150 to 200 क्वेश्चंस आपको बनाने ही है पर चैप्टर, अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए। और एक प्रिविलेंट मीथ जो ऑफकोर्स होता है हम एस्पिरेंट्स के बीच कि बायो में कैसे भी स्कोर करना इजी है, ये कम्प्लीटली मिथ है। आपको बायो के पीछे हार्डवर्क करना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ हार्डवर्क के बिना नहीं आती है। इसलिए आपको बायो में स्कोर करने के लिए इट्स नॉट ईजी बट इट्स डूएबल, ये याद रखना है, इट्स डूएबल। अगर आपके बैकलॉग्स भी हैं इट इज़ डूएबल, बट यू नीड टू सिंसियरली रीड एनसीईआरटी, यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर जाके आपकी बायो एक अच्छे स्टेट में आई। वन मोर पॉइंट विच आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन कि एनसीईआरटी डायग्राम्स को आप स्किप मत कीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है बट वो एनसीईआरटी के डायग्राम से उठा कर देते हैं। सो इफ़ यू आर स्किपिंग एनसीईआरटी डायग्राम्स यू वुड बी एट अ लॉस। सो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हो, अगेन आई वुड स्ट्रेस ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्वर्म्स के डायग्राम हैं, फिर बहुत कुछ जो ऐसे कॉन्सेप्ट में नहीं दिया हुआ है। फिर और एक डायग्राम है जैसे कि जो कॉन्सेप्ट है कि हाउ डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, उसमें वो कोरोना रेडियाटा फिर जोना पेल्यूसिडा, तो उसमें वो आप डायग्राम देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। फिर ऐसे बहुत सारे छुपे हुए हम बोलेंगे कि जेम्स हैं एनसीईआरटी में जो हम समझ नहीं पाते। सो इफ़ यू आर स्किपिंग एनसीईआरटी डायग्राम्स दैट्स नॉट अ वेरी गुड चॉइस, यू हैव टू थॉरोली रीड अंडरस्टैंड एनसीईआरटी डायग्राम्स एज यू आर रीडिंग द टेक्स्ट। एक और पॉइंट जो that I would like to stress on is that this is what I followed, is that color coding। जनरल important points को मैंने ग्रीन से कलर कोड किया था, एक येलोविश कलर कोडिंग किया था जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या पॉइंट्स थे, ऑरेंज कोडिंग उसके लिए किया था जो वोलेटाइल एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन्स थे, और एग्जाम्पल्स के लिए मैंने पिंक कलर कोडिंग की थी। आई डिड माई मिस्टेक्स और नोटेड डाउन माई मिस्टेक्स विथ रेड, कि जैसे कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की और आपका कोई कॉन्सेप्ट गलत हो गया या कुछ हुआ तो आप उसको उसी कॉन्सेप्ट के बिसाइड में एनसीईआरटी में ही रेड कलर से लिखिए या स्टार मार्क करके लिखिए। रेड कलर से लिखेंगे तो वो आपका कैची, क्योंकि उसका वेवलेंथ फिजिक्स है इसमें कुछ, कि वो आपको गलती नहीं होने देगा। और कुछ नोट एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे आपके टीचर्स के नोट्स हैं या आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले कहीं पढ़ते हुए या कोचिंग मॉड्यूल्स या कुछ भी, अगर वो रिलेवेंट हैं तो एनसीईआरटी में वो ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि फिर आपको बार बार नोट्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी की री रीडिंग में हेल्प होगी। एंड आई कैन गारंटी यू इफ यू आर सिंसियरली फॉलोइंग दिस यू कैन एक्सपेक्ट एन इंक्रीज। अगर आपके स्कोर 270, 280 या 290 के रेंजेस में अटके हुए हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट अ 50 to 60 मार्क इंक्रीज। मेरे साथ भी ऐसा था, व्हेन आई वाज रीडिंग कोचिंग मॉड्यूल्स आई was stuck at 280 max 290 but it increased up to 355 score. So it is doable, but आपको ये principles follow करनी है. You have to decode NCERT. Okay, so this was all about decoding NCERT. The link of question practice is given in the description below. Please do check out.